हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आपके लिए दोस्तों टीडीएस एंड टीसीएस का जो टॉपिक है आपके सीए इंटर के जीएसटी में वो लेकर के आया हूं। जैसे कि आपको पता रहेगा कि मैं पूरा फुल फ्लेज सीए इंटर के जीएसटी का सिलेबस बना रहा हूं जो आपके लिए फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। ओके, तो आज हम टीडीएस एंड टीसीएस की पढ़ाई करने वाले हैं। मैं बता दूं कि जो पढ़ाई होगा ना बहुत ही डिटेल में होगा। जो भी प्रोविजन है उस प्रोविजन को हम समझेंगे। साथ ही साथ ये जो आपका मॉड्यूल है ना, ये मॉड्यूल में जो आपके टेस्ट और नॉलेज में सम्स है, ये देखिए 5 सम ये हम करेंगे। देन यहाँ पे जहाँ जहाँ भी इलस्ट्रेशन रहेगा और इलस्ट्रेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स रहेंगे उसको भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, वो भी हम कर डालेंगे। इन शॉर्ट आप मेरा ये वीडियो देख लो, उसके बाद से आपको टीडीएस एंड टीसीएस पे कोई डाउट नहीं रह जाएगा। पूरा 100% मैं इधर ही कवरेज करके दूंगा। ओके, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। तो देखिए, सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया है, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। तो अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों इस सब्जेक्ट का। तो जो मेरा पढ़ाने का अप्रोच रहेगा बहुत ही प्रैक्टिकल रहेगा। अगर जो आपने मेरा दूसरा वीडियो सभी देखे रहेंगे तो आप समझ ही गए रहेंगे कि किस अप्रोच से मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रटाने पे फोकस नहीं करूँगा। मेरा कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि चीज़ों को मैं आपको इस तरह से समझा दूं कि आपको लॉजिक वाइज जो आपके दिमाग में बैठ जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे ये फ़ायदा होगा कि लंबे समय तक आप चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। एग्जाम जब भी आएगा तो वहाँ पे अगर जो आप कुछ लॉजिक लगा करके भी आंसर देते हो तो भी आपका आंसर राइट होने का चांस रहेगा। ओके, और ये जो पढ़ाई होगा बहुत ही स्पेशल बुक से होगा। देखना चाहेंगे? आइए दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, हर चीज़ों को इतना अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ना कि बस आप इतना पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। हर चीज़ों को ऐसे ही लिखा है हमने। ये देखिए, ये पूरा मेरा बुक आपको इसी तरह से मिलेगा। हर चैप्टर को मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छे से लिख करके रखा हूँ। तो आइए अब सबसे पहले हम समझते हैं टीडीएस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हमारा बात इस चीज़ पे होगा कि टीडीएस एंड टीसीएस इंट्रोड्यूस क्यों किए जाते हैं किसी भी टैक्सेशन लॉ में। ओके, तो देखो क्या बोला जा रहा है। ये जो टीडीएस है या फिर टीसीएस है, दोनों मेथड है टैक्स कलेक्शन का। मतलब ये गवर्नमेंट के पास टूल है जिसके थ्रू लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। क्योंकि अभी जीएसटी में आ गया है तो लोगों से जीएसटी कलेक्ट करती है। आपने सिमिलर प्रोविजन मीन्स टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में इनकम टैक्स में भी पढ़ाई किया रहेगा। तो वहां पे जो टीडीएस टीसीएस है वो इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। जो जीएसटी में टीडीएस टीसीएस है ये जीएसटी कलेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। ओके, ठीक है। और देखो क्या होता है, टीडीएस एंड टीसीएस से हमको ये मालूम पड़ता है, गवर्नमेंट को ये मालूम पड़ता है कि ट्रांजेक्शन किसके साथ हुए हैं और क्या हुए हैं। सो दैट एक बार टीडीएस टीसीएस जिस पे लग गया, अभी वो भाग नहीं सकता जीएसटी की जाल से। अदरवाइज गवर्नमेंट उसको आसानी से पकड़ लेगी। कैसे पकड़ेगी सर? आगे देखिए ना, आपको सब समझ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको टीडीएस पढ़ाता हूं बहुत अच्छे से। और एक बार जब ये टीडीएस हो जाएगा तो हम टीसीएस पे भी चलेंगे। अब तक मैं आपको ना टीडीएस का मीनिंग बताया ना टीसीएस का मीनिंग बताया। ओके, टीडीएस टीसीएस किस लिए आया मैंने वो जस्ट बता करके दिया। अब आइए बहुत ही अच्छे से मैं सेक्शन 51 पढ़ाता हूं जो बात करता है टीडीएस अंडर जीएसटी की। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक ये सेलर है और दूसरी साइड ये रेसिपिएंट है या फिर बायर है। ओके, और ये सप्लायर है। तो ये जो सप्लायर है ना, रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई किए हैं। अब ये गुड्स कितने का सप्लाई किए हैं तो मान लेते हैं 20 लाख का किए हैं। ओके, तो जब ये 20 लाख का किए रहेंगे तो इस पे जीएसटी भी लगा है। तो अगर जो मैं जीएसटी का कैलकुलेशन करूँ एट द रेट ऑफ 18% मानते हैं तो कितना आएगा बताइए? तो ये आएगा 3,60,000। ओके, अब ये जो रेसिपिएंट है अभी ये क्या करेंगे, सप्लायर को पेमेंट करेंगे। ये जो सप्लाई पे टैक्स लगाया है वो फॉरवर्ड चार्ज में लगा है। तो देखो रेसिपिएंट क्या करेंगे, सप्लायर को पेमेंट करेंगे। तो अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है, रेसिपिएंट आपको क्या करना है, जब इधर पेमेंट करोगे ना तो आपको टैक्सेबल वैल्यू पे 2% टीडीएस काट लेना है।
और ये जो टीडीएस आप काटोगे रेसिपिएंट अपने पास मत रखना, इसे जिस महीने में काटे हो उस महीने के अगले महीने में 10 तक गवर्नमेंट को जमा करा देना। ओके, तो देखो अब यहाँ पे देखोगे तो अब पेमेंट कैसे मूव होएगा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं कैलकुलेशन एक कर लूँ। देखिए तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 18%, तो ये तो बराबर आया। ओके, अब मैं करता हूँ 2%, तो ये आ रहा है 40,000। तो अब देखो इधर से इधर क्या होएगा, जब इधर से इधर पैसा जाएगा तो ये जो रेसिपिएंट है, जो टैक्सेबल सप्लाई का पैसा है वो तो 20 लाख देंगे, लेकिन जो जीएसटी है, जीएसटी में रेसिपिएंट क्या किए रहेंगे, तो जो 3,60,000 का जीएसटी है उसमें देखो ये कितना परसेंट है, 18% है। तो अभी रेसिपिएंट क्या करेंगे, जो 2% है, ये 2% टीडीएस के रूप में क्या करेंगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। ओके, और ये जो बैलेंस बचता है 16%, इसको क्या किया जाएगा, तो ये सप्लायर को दे देंगे, सप्लायर को दे देंगे। तो देखिए क्या होएगा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 2% निकल रहा है ये हो रहा है 40,000। तो 40,000 टीडीएस के नाम पे ये जो रेसिपिएंट हैं क्या करेंगे, रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। ओके, टीडीएस डिपॉजिट कर देंगे। ओके, मानते हैं कि आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी के हेड में 40,000 डिपॉजिट हो जाएगा। सीजीएसटी एचजीएसटी रहता तो ये 40,000 को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता, 1% 1%, तो वो कैसे होता था, 20,000 सीजीएसटी होता था, 20,000 एचजीएसटी होता था। तो ये गवर्नमेंट को चले गया। ये कब तक भर देना है इनको, तो नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ अप टू 10th तक पे कर देना है। ओके, अब जो यहाँ पे पैसा देंगे कितना देंगे बता सकते हैं आप, तो 3,60,000 पूरा जीएसटी तो अभी देंगे नहीं, 3,60,000 में से 40,000 काट देंगे तो बचेगा कितना, तो 3,20,000 बच जाएगा। देखिए 3,20,000, तो ये दोनों को अगर जो मैं जोड़ दूं तो कितना हो रहा है, 23,20,000, 23,20,000 जो रेसिपिएंट है सप्लायर को पे कर देंगे। अब देखो ये जो सप्लायर है ये क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली ये जो पैसा था जीएसटी का, जीएसटी जो सप्लायर पे करना था रेसिपिएंट से ही गवर्नमेंट ने पे करवा दिया। तो ये जो पे करेंगे उसका ये जो सप्लायर है क्रेडिट क्लेम कर लेंगे, और जो टीडीएस का और टीसीएस का क्रेडिट क्लेम होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है पैसा सीधे। ओके, तो जो इन्होंने 40,000 डिपॉजिट किया है 10 तारीख या उसके बाद ये जो सप्लायर है उसका क्रेडिट क्लेम कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा सप्लायर के। तो बात समझे आप। अब देखो ये जो सप्लायर है ये क्या करेंगे, तो सप्लायर को अभी टैक्स पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी है जो, अभी इनको पे कितना करना है, तो इनको पे करना है ये जो 3,60,000 है वो, तो ये 3,60,000 पे करेंगे। और इसका पेमेंट कैसे करेंगे, तो समझ लेते हैं, अगर जो इनके पास आईटीसी नहीं है तो इनको कैश से पे करना पड़ेगा 3,60,000। अब ये जो 3,60,000 कैश है वो आएगा कैसे, तो देखो जो ये जो टीडीएस का क्रेडिट है, टीडीएस क्रेडिट वो 40,000, और जो बचा हुआ है 3,20,000 ये इनको क्या करना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट। ओके, बात समझे आप लोग कि टीडीएस का प्रोविजन चलता कैसे है, समझ में आया रहेगा आपको। ओके, अब ये जो चीज़ है इस पे एक एग्जाम्पल भी है, आयो उसको हम देख लेते हैं, आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए हमको एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, जो पेज नंबर कितने पे है, पेज नंबर 12 पे है। ओके, तो पेज नंबर 12 पे जाता हूं मैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो, सप्लायर मेक्स अ सप्लाई वर्थ 20 lakhs टू द रेसिपिएंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लायर ने रेसिपिएंट को 20 lakhs का सप्लाई किया है। ओके, आगे क्या बोला जाएगा, देखिए, एंड द जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। और ये जो 20 लाख का सेल हुआ है उस पे जीएसटी कितना लग रहा है, 18% लग रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है। ओके, अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो, द रेसिपिएंट वाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ 20 lakhs टू द सप्लायर सेल डिडक्ट 2%, ठीक है ना, दैट इज 40,000 TDS। ठीक है, हमने जो वहां पे लिया था इंटर स्टेट सप्लाई लिया था तो आईजीएसटी में ले लिया था, ये लोग इंट्रा स्टेट ले रहे हैं तो 1% मतलब कि 20,000 ये TDS काट लेंगे। ओके, वही बोला जा रहा है कि जब यहाँ से यहाँ पेमेंट होगा तो 20 लाख पेमेंट होगा और जीएसटी का भी पेमेंट होगा। तो वो कैसा बोल रहे हैं कि ये जो 20 लाख है इसी में से 40,000 कट जाएगा। ओके, आप उसमें से काटो या इसमें से काटो 40,000, बात एक ही है, क्योंकि देना तो इन टोटल कितना पड़ेगा, 23,20,000। ओके, नॉर्मली आप देखोगे तो जो जीएसटी कंपोनेंट है उसका ये पार्ट है, इसीलिए मैं बोला कि इसमें से कट जाएगा। नॉर्मली जीएसटी 3,60,000 जाता, लेकिन क्योंकि ये जो रेसिपिएंट है गवर्नमेंट को 40,000 डिपॉजिट कर दिए हैं सप्लायर के नाम पे TDS काट करके, तो उसका क्रेडिट इनको मिलेगा ना सप्लायर को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इसीलिए मैं बोला कि वो जीएसटी का पार्ट है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, देखो, द वैल्यू ऑफ TDS पर्पज शैल नॉट इंक्लूड 18% जीएसटी। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो TDS काटने की बात चल रही है उसमें जीएसटी जोड़ करके जो वैल्यू आएगा उस पर नहीं काटना है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर जो आप इन टोटल देखोगे तो सप्लायर रेसिपिएंट को कितना पैसा देने वाले हैं, तो 20 लाख प्लस 3,60,000 तो 23,60,000। तो जीएसटी क्या 23,60,000 पे आएगा या फिर 20 लाख पे आएगा? जीएसटी मीन्स TDS इस 23,60,000 पे आएगा या फिर 20 लाख पे आएगा? तो बोला जा रहा है 20 लाख पे 22% अप्लाई करना है। ओके, देखिए आप यहाँ पे, द TDS सो डिडक्टेड shall be deposited in the account of the government by 10th of the succeeding month। और जो ये TDS काटा जा रहा है क्या होएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होएगा। तो ये जो TDS काटे हैं 40,000 का गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, और डिपॉजिट कब तक करेंगे, 10 तारीख तक करेंगे। ओके, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, द TDS सो डिपॉजिटेड, जो रेसिपिएंट ने TDS डिपॉजिट किया है सप्लायर के नाम पे, अभी देखिए क्या होएगा, TDS so deposited in the government account shall be reflected in the electronic cash ledger of the supplier, okay, deductee who would be able to use the same for the payment of tax, ठीक है, और एनी अदर अमाउंट। जो क्या बोला जा रहा है वो तो मैं आपको सब ये समझा दिया हूँ। ये जो डिपॉजिट हुआ है इसका इनको क्रेडिट मिल जाएगा, और कहाँ पे मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। और ये पैसे को जो इनको 3,60,000 का टैक्स पे करना है उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरे जगह जहाँ चाहे वो यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो जो यूज होता है वो हर जगह वो पैसा यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया रहेगा कि TDS होता क्या है मेरे भाई। इनकेस अभी भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो इसके रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम पढ़ते हैं। अब तो सबसे पहला, ये जो रेसिपिएंट है ये TDS काट रहा है, तो इसीलिए रेसिपिएंट को डिडक्टर ऑफ TDS बोलेंगे। ओके, और ये TDS किसका काट रहा है, सप्लायर का काट रहा है, तो सप्लायर को क्या बोलेंगे, डिडक्टी ऑफ TDS बोलेंगे, क्योंकि इनका TDS कट रहा है। ओके, तो सप्लायर डिडक्टी ऑफ TDS, रेसिपिएंट डिडक्टर ऑफ TDS। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। अब हम अगला बात ये कर रहे हैं, ये जो सप्लाई था 20 लाख का, क्या इसमें कुछ लिमिट है कि इतने से अधिक का सप्लाई होगा तो ही TDS कटेगा, कि 1 रुपये का सप्लाई होगा तो भी TDS कट जाएगा? तो देखो यहाँ पे लिमिट है, और लिमिट क्या बोलता है कि ये जो मैंने 20 लाख बोला ना,
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड करता है 2,50,000, ठीक है, तो ही टीडीएस काटने की बात आएगी। और 2,50,000 को काउंट करने में जीएसटी को नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब टैक्सेबल वैल्यू लेंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टीडीएस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ total value taxable supply excluding the taxes and the cess leviable under GST is more than 2,50,000 under a single contract। और ये क्या देखा जाएगा कि ये जो रेसिपिएंट सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके तहत सप्लायर यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू इतना होना चाहिए। उसमें कितना भी इनवॉइस होएगा, मतलब जो समझ लीजिए 3 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो 3 लाख में अगर जो 6 इनवॉइस बनाता है सप्लायर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये लिमिट देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाइज, ना कि इनवॉइस वाइज। ओके, तो देखो वही बोल रहा है यहाँ पे कि ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ है। वैल्यू इज टू बी चेक्ड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वाइज एंड नॉट सिंगल इनवॉइस वाइज। ओके, इफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड 2,50,000 देन द टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर इज रिस्पेक्टिव ऑफ द सिंगल इनवॉइस वैल्यू। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, ये जो लिमिट है इस पे आ जाता है, देन टीडीएस काटना पड़ेगा। जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस या फिर गुड्स है, फिर उसको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इनवॉइस जो सप्लायर इशू कर रहा है वो कितने का कर रहा है। ओके, ठीक है। आगे देखो रेट क्या रहेगा टीडीएस का, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेट रहेगा 2% रहेगा। ये 2% इन टोटल रेट है, तो आईजीएसटी 2% या फिर 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी। ओके, आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि टीडीएस रेट शैल बी एप्लीकेबल ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल एक्सक्लूड टैक्स एंड सेस अंडर जीएसटी। तो जो अंडर जीएसटी टैक्स एंड सेस है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। ठीक है, मतलब कि जो 2.5 लाख का लिमिट है कि उसको एक्सीड करेगा तो ही टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल होएगा। तो 2.5 लाख का लिमिट कैलकुलेट करने टाइम आपको एक्सक्लूडिंग जीएसटी का जो टैक्सेस है उसको हटा करके करना है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, अ पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन। अब बात ये हो रहा है कि ये जो रेसिपिएंट है जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, क्या वो कोई भी रेसिपिएंट रहेगा जो डिडक्ट करेगा टीडीएस, या कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है वही बस डिडक्ट करेंगे? तो देखिए ये जो रेसिपिएंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी रेसिपिएंट, ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। मीन्स स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ही ऐसा पर्सन हो सकता है जिसपे टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। तो सर बता दीजिए स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन आते हैं। तो देखो स्पेसिफाइड पर्सन में मैं अगर जो मोटा मोटी बात करूं तो एक आता है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट की सोसाइटी, ठीक है, ये सभी चीज़ें आती हैं जिन पे ये टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे सर्विसेज ले रही है, गुड्स ले रही हैं, देन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू, तो वहाँ पे ये टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। और एक सेल ऑफ मेटल स्क्रैप वाला भी है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं रेसिपिएंट कौन होने चाहिए एज पर सेक्शन 51 फॉर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या फिर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आगे लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनसिपलिटी, उसके वजह से क्या बोलता है गवर्नमेंट एजेंसीज। देन नोटिफाइड पर्सन में और कौन कौन आता है, एनी अथॉरिटी, बॉडी और एनी अदर बॉडी सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर, ठीक है। तो विधानसभा या लोकसभा के थ्रू कोई बना है, ठीक है, कोई भी बॉडी बनाया गया है, उसके बाद से बोर्ड है, अथॉरिटी है, तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा अगर जो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी को तो, और उसका वैल्यू एक्सीड कर रहा है 2,50,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके, इस्टेब्लिशमेंट वेयर इक्विटी या फिर कंट्रोल नॉट लेस देन 51% विथ द गवर्नमेंट, मतलब ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है या फिर ओनरशिप है। ओके, आगे
रजिस्टर्ड सोसाइटी established by central government, state government, local authority. Then public sector undertaking. उसके बाद से any registered person receiving supply of the metal scrap falling under the chapter 72 to 81 in the first schedule to the Custom Tariff Act 1975, okay, from other registered person. तो देखिए कोई भी दो रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ तक गवर्नमेंट की बात चली। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं मेटल स्क्रैप, ओके, और मेटल स्क्रैप जो इस चैप्टर में फॉल हो रहा है उसी को, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए, सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है। अब देखो क्या बोल रहा है, टीडीएस का जो प्रोविजन है वो किस पे नहीं अप्लीकेबल होगा, तो सप्लाई मेड बिटवीन द एबव पर्सन। तो ये देखिए, ये जो पर्सन है एक दूसरे से सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन नहीं अप्लीकेबल होगा। हाँ, लेकिन स्क्रैप मेटल को ये आपस में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे अप्लाई होगा। मीन्स स्क्रैप मेटल को छोड़ करके समझ लीजिए यहाँ पे एक कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर रहा है, मतलब एक बायर है और एक सप्लायर है और दोनों गवर्नमेंट ही हैं। देन इन दैट केस जो टीडीएस का प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसका एक ही एक्सेप्शन है कि ये जो बात चल रहा है मेटल स्क्रैप के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, तो मेटल स्क्रैप को अगर जो ये लोग खरीद बेच रहे हैं उस केस में टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। ओके, आगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे ये अप्लीकेबल नहीं होता है टीडीएस का प्रोविज़न। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना आप समझे। आगे देखो क्या बोल रहा है, टीडीएस शैल नॉट बी अप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे कुछ केसेस हैं जहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से केसेस है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला ऐसा सप्लाई है जो नील रेट का है, तो टीडीएस टीसीएस काटने की बात तभी आएगी ना जब टैक्स लगेगा सप्लाई पे। जब सप्लाई पे टैक्स ही नहीं लगा तो जीएसटी का पार्ट आप काट के कैसे रख लोगे। मैंने आपको क्या बताया कि 18% जीएसटी था, उसमें से गवर्नमेंट ने रेसिपिएंट को क्या बोला कि तू टीडीएस के तौर पे 2% काट ले और गवर्नमेंट को जमा करा दे। जिसका जो सप्लायर है वो क्रेडिट क्लेम कर लेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो दिखने लगेगा। तो जो सप्लाई पे जब भी जीएसटी लग ही नहीं रहा है उस पर टीडीएस या फिर टीसीएस कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। ओके, तो देखो वही बोला जा रहा है, जो नील रेट की सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है और ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स पेड अंडर आरसीएम, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिस पे ये जो रेसिपिएंट है उनको ही 100% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, तो टीडीएस क्यों काटेंगे? अभी तो उनको 100% ही टैक्स पे करना है, सप्लायर को तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, जैसे कि ये गवर्नमेंट है और जीटीएस की सर्विस ले ली है और जीटीए क्या बोल रहा है, मैं फॉरवर्ड चार्ज में नहीं भरूंगा, तो अभी रेसिपिएंट गवर्नमेंट आपको आरसीएम में भरना पड़ेगा, तो क्या आपको टीडीएस काटना पड़ेगा? अरे आपको अभी 2% नहीं 18% टैक्स पूरा गवर्नमेंट को आपको ही देना है जीएसटी का। ओके, अब देखो पेमेंट मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, तो जब इस सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड क्यों होगा? क्योंकि वो अभी जीएसटी में रजिस्टर्ड लायबल नहीं होगा, उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता रहेगा रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है उसको, तो उसके सप्लाई पे जब ये जीएसटी लग ही नहीं रहा है तो आपको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे देखो ये बड़ा ही मजेदार है, तीसरा वाला क्या बोल रहा है, देखो सप्लायर स्टेट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट आर इन द डिफरेंट स्टेट फ्रॉम द रेसिपिएंट स्टेट। अब देखो ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, ये जो एग्जाम्पल है ना इससे आसानी से समझ जाएगा। ये देखो क्या बोला जा रहा है, एक तरफ लोकेशन ऑफ सप्लायर है, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, तीसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट है और यहाँ पे टीडीएस का अप्लीकेबिलिटीज की बात की जा रही है। तो देखो जो सप्लायर है वो स्टेट ए से है और जो सप्लाई कर रहा है वो भी स्टेट ए में हो रहा है और जो रेसिपिएंट है वो भी स्टेट ए में है, तो यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा। मतलब कि ये जो रेसिपिएंट है वो टीडीएस काट करके जमा कराएगा और उसका क्रेडिट ये सप्लायर क्लेम करेगा। दूसरा देखिए जो सप्लायर है वो स्टेट ए से है
और जो सप्लाई हो रहा है वो भी स्टेट ए में हो रहा है। तो ये बताइए इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है? तो ये तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, क्योंकि देखो जिस स्टेट में सप्लायर है सप्लाई भी उसी स्टेट में कर रहा है। जैसे कि जब भी गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है, जब भी गुड्स मूवेबल होता है तो जहां पे टर्मिनेट होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो समझ लीजिए स्टेट ए में गुड्स सप्लाई करना था, किसके द्वारा? जो सेलर है स्टेट ए से, तो सप्लाई तो एक ही स्टेट में कंप्लीट हो गया, तो इसको हो गया इंटर स्टेट सप्लाई, सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन जो रेसिपिएंट है वो कहाँ से है? स्टेट बी से है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे अगर जो ये टीडीएस काटेगा, ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 1% भरना पड़ेगा। अब बताओ जो सीजीएसटी वाला पार्ट है वो तो गवर्नमेंट को चले जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन जो एसजीएसटी वाला पार्ट है कौन से स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? तो बी को जाएगा, और ये स्टेट ए से क्रेडिट क्लेम करने जाएंगे। तो स्टेट ए वाला क्या बोलेगा? अरे भाई जो तेरा सप्लायर है जो टीडीएस पे किया है वो स्टेट बी के गवर्नमेंट को दिया है, और तू स्टेट ए के गवर्नमेंट से आ गया मांगने, नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसीलिए ऐसा बोल दिया गया कि जब भी सप्लायर का स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो अलग स्टेट में जाकर के बैठा है और ये सप्लाई पे सीजीएसटी जीएसटी लग रहा है, तो जो रेसिपिएंट है वो क्या करेगा? वो टीडीएस नहीं काटेगा। तो देखो वही बोला जा रहा है, रीजन क्या दिया जा रहा है? बिकॉज इन सच केस सप्लायर वुड चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ स्टेट 1, whereas recipient would deduct CGST and SGST स्टेट बी, सो सेट ऑफ won't be possible। इसके लिए ऐसा नहीं किया जाता है। अभी देखो ये जो है सप्लायर स्टेट ए से है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? स्टेट बी में है, तो ये क्या हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। और रेसिपिएंट भी स्टेट बी से, तो यहाँ पे वो टीडीएस काटेगा 2% के रेट से और आईजीएसटी ये पे कर देगा, ठीक है ना, मतलब आईजीएसटी के हेड में टीडीएस पे करेगा वो, तो आईजीएसटी का तो क्रेडिट अलाउड होता है, आपने पढ़ाई है, तो ये अलाउड हो जाएगा। बात समझे? टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी कहाँ नहीं है मैं बताऊं, एकदम इजी है ये। आपको एक ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है वहाँ पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और साथ में ये वाला एक प्रोविजन याद रखना है, आपका बात खत्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर। अभी बात ये आ रहा है कि देखो यहाँ पे तो बहुत सारे इवेंट है, सप्लायर ने सप्लाई किया, देन यहाँ से यहाँ पेमेंट हुआ, तो टीडीएस काटना कब है मेरे भाई? तो जब भी रेसिपिएंट आप पेमेंट करोगे सप्लायर को ना, उस टाइम पे आपको टीडीएस काटना है, ठीक है। और एडवांस में पे कर रहे हो तो एडवांस के पेमेंट पे भी आपको टीडीएस काटना है, ठीक है। देखो तो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सप्लाई टू द सप्लायर। प्लीज नोट दैट टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल इवन ऑन एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर। तो एडवांस पेमेंट भी कर रहे हो वहां पे भी टीडीएस अप्लाई होता है। ओके, अभी देखो आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस डिडक्टर शैल पे द टीडीएस टू द गवर्नमेंट वाया चालान। अभी क्या हुआ? जो डिडक्टर है मतलब रेसिपिएंट जो टीडीएस काटा है 2%, वो अपने पास रख लेगा क्या? नहीं, उसको गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराना पड़ेगा चालान के थ्रू, ठीक है। तो जीएसटी के वेबसाइट पे जाएगा, टीडीएस के डिडक्शन का वो पेमेंट करेगा। ओके, आगे देखो डिडक्टर शैल फाइल द टीडीएस रिटर्न। डिडक्टर को कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? तो जीएसटीआर 7 बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो मैंने पहले ही बताया कि जिस महीने में आप टीडीएस डिडक्ट करते हो उसके अगले महीने में जाकर के आपको टीडीएस को 10 तारीख तक जमा कराना पड़ता है, ठीक है। तो जीएसटीआर 7 रिटर्न फाइल करना है और आपको टीडीएस जमा कराना है। ओके, विच विल मेक अवेलेबल टू द डिडक्टी। और जो डिडक्टी है जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, उसको ये टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा। ओके, एंड क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर वैलिडेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में
चले जाएगा आफ्टर वैलिडेशन के बाद ये टीडीएस। ओके, ये तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि ये जो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराए हैं ना, अब इनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो जीएसटीआर 7 के तहत दिया जाता है। मतलब वो जो सर्टिफिकेट है उसको जीएसटीआर 7 बोलते हैं और वो 5 दिन में देना रहता है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, देखो डिडक्टर शैल इशू टीडीएस सर्टिफिकेट विद इन 5 days ऑफ डिपोजिटिंग द टीडीएस टू द गवर्नमेंट। तो जब भी डिपोजिटर टीडीएस डिपोजिट करता है तो उसके 5 दिन के अंदर जो डिपोजिटर है सप्लायर को टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। ओके, और ये टीडीएस सर्टिफिकेट किस फॉर्म में रहता है, तो जीएसटीआर 7A के फॉर्म में रहता है, जिसमें क्या क्या रहता है, तो टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर रहता है, जीएसटीएन ऑफ द डिडक्टर रहता है, नेम ऑफ द डिडक्टर रहता है, उसके बाद से जीएसटीआईएन ऑफ द डिडक्टी रहता है, नेम ऑफ द डिडक्टी रहता है, कौन से पीरियड के लिए काटा, जो सप्लाई है उसके बारे में डिटेल रहता है, उसके बाद से अमाउंट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड रहता है। समझे ना, इसी के थ्रू तो उसको क्रेडिट मिलेगा। ओके, अब देखो क्या बोला जा रहा है, फेलियर टू डिडक्ट एंड पे द टीडीएस। अगर जो आप रेसिपिएंट टीडीएस नहीं काटे तो देन क्या होगा, देखो, या फिर आपने काट लिया लेकिन गवर्नमेंट के खाते में नहीं जमा कराए, तो उस केस में क्या होएगा, TDS to be paid along with the interest as per the section 50 of the CGST Act 2017. Else, recovery proceeding can be initiated under section 73, 74, 74A. तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर जो आप TDS नहीं काटते हो या फिर TDS काट तो लिए लेकिन इसको रेमिट नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो पहले तो आप ये भर दो खुद से एज पर सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट बनता है उसके साथ, और अगर जो नहीं भरते हो तो देन गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे और आपको सोकोज नोटिस इशू करेंगे 73 में या फिर 74 में या फिर 74A में, और उसकी रिकवरी करेंगे। और वो जो रिकवरी करेंगे बस ये टीडीएस का नहीं करेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी करेंगे और साथ में पेनल्टी भी मारेंगे आप पे, ठीक है, जो आप सीए फाइनल में बहुत ही अच्छे से सीखोगे। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, ऐसा हो गया तो ये जो रेसिपिएंट है ज़्यादा बेचारे ने टीडीएस काट करके जमा करा दिया, ओके, तो उस केस में रिफंड लिया जा सकता है उसका। तो देखो, रिफंड ऑन द एक्सेस और इरोनियस डिडक्शन, तो कुछ इरोनियस डिडक्शन होता है तो उस केस में रेसिपिएंट को या फिर जो डिडक्टी है उसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, डिडक्टी डिडक्टर दोनों में से कोई भी क्रेडिट क्लेम कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है एज पर सेक्शन 54 ऑफ द CGST एक्ट 2017। ओके, तो यहाँ पे आकर के मेरा जो डिस्कशन है दोस्तों वो ख़त्म होता है टीडीएस पे। क्या आपको समझा? अगर जो समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा डिस्कशन होगा टीसीएस पे मेरे भाई। ओके, टीसीएस, तो देखिए टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या फिर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये क्या है माजरा पूरा, आइए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे एक पर्सन है जैसे कि आप हो, आपने क्या किया, अपना मोबाइल निकाला या लैपटॉप निकाला और अमेजोन के वेबसाइट पे गए और अमेजोन के वेबसाइट से आपने कुछ खरीदा, समझ लीजिए एक मोबाइल खरीदे। अब अमेजोन वाले का मोबाइल देता है क्या वो? नहीं, अमेजोन तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। वो क्या करता है, एक साइड से बायर को बुलाता है और एक साइड से सेलर को बुलाता है, ठीक है। सेलर लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब वो अमेजोन के वेबसाइट पे दिखता है, और जो बायर रहते हैं वो क्या करते हैं, अमेजोन के वेबसाइट पे जाते हैं और प्रोडक्ट को देखते हैं, जो उनका प्रोडक्ट चाहिए वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्डर किया मोबाइल का। अब देखो अमेजोन वाला क्या करेगा, इनसे पैसा ले लेगा, ठीक है, ऑर्डर के साथ साथ। उसके बाद से अमेजोन अपना कमीशन काटेगा और इसके जो खर्चे हुए हैं वो खर्चे काटेगा, और ये जो दुकान वाले हैं, शॉप वाले हैं, उनके पास ये ऑर्डर भेजेगा और बोलेगा कि आप ये ऑर्डर इनको दे दो। ओके, अब देखो गवर्नमेंट क्या बोल रही है
अमेजॉन जो आपको कस्टमर से पैसे आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, अपना कमीशन रख रहे हो, ठीक है, जो खर्चे हो रहे वो काट रहे हो, और उसके बाद से बचा हुआ पैसा आप जो शॉप वाले हैं, ठीक है, जो सप्लायर ऑफ गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, उनको आप दे रहे हो। तो एक काम करो ना, मैं ना TCS लगा रहा हूं, ये जो TCS है आप काटना, अब कौन से रेट से काटना मैं आगे बताता हूं, आप ये TCS भी काट करके गवर्नमेंट को जमा करा देना ना यार, ठीक है। तो आप बोलोगे इससे फायदा क्या होगा सर, तो देखो गवर्नमेंट को इन एडवांस थोड़ा सा टैक्स मिल जाएगा, और गवर्नमेंट को टैक्स के साथ ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो सप्लायर है इसने मोबाइल बेचा है। तो जो एक बार इंफॉर्मेशन मिल गया, अब ये सप्लायर टैक्स ना भर के तो दिखाएं, हम गवर्नमेंट वाले GST वाले अपने ऑफिसर को भेजेंगे उनके पास कि क्यों नहीं टैक्स पे कर रहे हो, हमको दिख रहा है कि अमेजॉन ने आपके नाम पे TCS गवर्नमेंट को जमा किया है GST में, तो जो TCS जमा किया है उसका आपने R1 में रिपोर्टिंग करके वो सेल के, वो मोबाइल के सेल को आपने पूरा टैक्स क्यों नहीं जमा किया। समझ रहे हैं TCS से क्या होता है, तो TCS से सबसे पहले तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा टैक्स मिल जाता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कौन से सेल पे अमेजॉन वालों ने या फिर ऐसे जो भी वेबसाइट से ECO वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, वो जो भी बेचते हैं दूसरे के बिहाफ में, सब इनको मिल जाएगा जानकारी, और अकॉर्डिंगली टैक्स के कलेक्शन में आसानी होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टेक रजिस्ट्रेशन एज अ TCS कलेक्टर इन ईच स्टेट यूनियन टेरेटरी वेयर द ऑब्लिगेशन अराइजेस। तो जहाँ जहाँ ऑब्लिगेशन अराइज होगा ये अमेजॉन को या फिर दूसरे ECOs हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, ये देखो क्या बोला जा रहा है, फॉरवर्ड ऑर्डर एंड द मेक द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग TCS। ओके, और यहाँ पे होएगा टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इनको रजिस्ट्रेशन लेना है। इसका एक्सेप्शन क्या है, व्हेन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज अप टू 20 lakhs या फिर 10 lakhs, तो यहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ओके, तो उनका TCS भी नहीं कटा रहेगा। समझे क्या बात कि TCS का जो मैकेनिज्म है वो कैसे चलता है। तो एक बार फिर से मैं जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। एक साइड ये कस्टमर रहते हैं जो वेबसाइट पे ऑर्डर डालते हैं और साथ ही साथ पेमेंट करते हैं, तो अमेजॉन वाला है उसको पेमेंट मिल जाता है। अब अमेजॉन वाला क्या करता है, ये जो पेमेंट मिलता है इसमें से TCS, अभी आप समझ लीजिए TCS खुद काट लेता है, और जो बचा हुआ पैसा रहता है आफ्टर कमीशन डिडक्टिंग, आफ्टर एक्सपेंस डिडक्टिंग, ये दुकान वालों को दे देता है। ओके, और ये जो TCS रहता है ये गवर्नमेंट को जमा करा देता है। ठीक है, अब ये जमा कब तक कराता है, तो अगले महीने के 10 तारीख तक कराता है। सर इसके लिए फॉर्म भी कोई यूज करता है, हाँ करता है ना, GSTR ऐड करता है। ओके, तो देखो अब याद रखने वाली क्या बात है, याद रखने वाली ये 2 चीजें हैं, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे ECO पे TCS का प्रोविजन कभी अप्लाई नहीं होगा। तो 2 ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। तो सबसे बड़ा सिचुएशन क्या है कि ECO एज अ एजेंट काम कर रहा है, किसका, ये सप्लायर का। ये जो सप्लायर है ना इनका एज अ सप्लायर ये है, सप्लायर ये जो है ना इनका एज एजेंट काम कर रहा है, तो ये TCS का प्रोविजन नहीं अप्लाई होएगा। और साथ ही साथ ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ECO है ये खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है। ओके, अगर जो खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है तो क्या फिर TCS का प्रोविजन अप्लाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि फिर तो गवर्नमेंट इनसे बोलेगी ना कि पूरा आपको टैक्स पे करना है, बस TCS ही क्यों हम आपसे लेंगे। ओके, इसके लिए तो आइए, अब ये जो मैंने बात बोला ना कि नॉट सेलिंग ओन प्रोडक्ट, तो इस पे बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। उसके बाद से ये जो ECO वाला केस है इसको समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो आइए उसको पहले पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 17 पे है। ओके, तो मैं पेज नंबर 17 पे जाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये ECO में रेट क्या होता है, सो दैट तो ही आपको आगे इलस्ट्रेशन समझेगा। तो यहाँ पे रेट रहता है ना 0.5%, 0.5% इन टोटल रेट है। तो अगर इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ूं तो क्या बनता है,
0.25%, 0.25%, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या समझता है, अगर जो IGST लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो 0.5% लगेगा, ठीक है, TCS। अगर जो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है देन 0.25% CGST और वैसे ही 0.25% SGST लगेगा। ओके, आइए अब ये जो एग्जांपल है उसको देखते हैं क्या बोलता है। सपोज सर्टेन प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 1120 रुपीज़ का। तो मान लेते हैं जो यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट गया वो कितने का गया, 1120 रुपीज़ का। अब यहाँ पे दो चीज़ें रहेंगे, एक तो टैक्सेबल वैल्यू रहेगा और दूसरा GST रहेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू किस रेट से रहेगा, GST उसके हिसाब से निकालेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12% के रेट से GST लगा हुआ है, ठीक है, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर जो 12% के रेट से GST लगा हुआ है तो जो 1120 है वो कितना परसेंट है, तो 112% है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर जो 100% में निकालूं तो ये आता है मेरा 1000 रुपया। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 1000 और GST कितना है 120 रुपया। तो इस तरह से ये कितना बन रहा है, 1120 रुपया बन रहा है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है देखो, द ऑपरेटर वुड कलेक्ट TCS एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ द नेट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट वैल्यू है उस पर ही TCS लगता है, जैसे कि TDS के लिए भी हमने क्या देखा, नेट वैल्यू पे ही लगता है, वैसे ये भी है। तो इस पे क्या होएगा, 0.5% लगेगा। तो अगर जो मैं 1000 का 0.5 निकालूं, 0.5%, तो ये आता है 5 रुपया। तो 5 रुपया क्या रहेगा, TCS रहेगा 5 रुपया। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है देखो, तो इंटर स्टेट सप्लाई में ये 5 रुपये का TCS रहेगा। अब आप बताओ ये जो अमेजोन वाले ये 5 रुपये के साथ करेंगे क्या, खुद के पास रख लेंगे क्या, ये नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करके क्या करेंगे, बाकायदे नाम देंगे कि ये सेलर है, इनका सप्लाई इधर होने वाला था, इसके लिए 5 रुपया कटा हुआ है। तो अब देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 रुपये के बारे में उसको मालूम पड़ गया तो यहाँ पे टैक्स कितना है 120 रुपया है। तो ये जो सप्लायर है इनसे क्या बोलेगी कि जो तूने यहाँ पे मोबाइल बेचा था ना, कितने का 1120 रुपये का, जिसपे अमेजोन ने 5 रुपये का TCS हमको जमा किया है, तो हमको मालूम है कि तूने अभी मोबाइल बेच दिया है। तो ये जो मोबाइल का सेल है तू रिपोर्ट करना और 120 रुपये का तू टैक्स भरना। तो अब देखो ये क्या बोलेगा, साहब 120 रुपये में से 5 रुपया तो आपने ऑलरेडी ले चुके हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो अमेजोन TCS का पेमेंट करेंगे उसका इसका क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दे दिया जाएगा इनको, जो सप्लायर है उनको। तो 120 का जो GST है 5 रुपया तो ये वाले पैसे से पे हो जाएगा, देन 115 रुपया ये या तो कैश से पे करेंगे या तो फिर ITC से पे करेंगे जो इनके पास होगा। ओके, बात समझ गए रहेंगे आप, ठीक है। अब आगे जो हमारा ये डिस्कशन था कि नॉट सेलिंग ओन प्रोडक्ट, तो जो ECO खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने ही वेबसाइट पे, क्या उन पे ये TCS लगेगा, TCS थोड़े ना लगेगा। फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अरे 0.5% क्या, आप तो पूरा हमको टैक्स दो, क्योंकि आप ही सप्लायर हो, उसमें ऐसा दूसरा सप्लायर थोड़े ना है। हम आपसे 0.5% बस इसके लिए लिए क्योंकि दूसरा सप्लायर था। यहाँ पे तो अमेजोन आप अपना ही प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, तो जो भी रेट है 5%, 12%, 18%, 40%, उस रेट से आप टैक्स पे करो। ओके, तो देखो इस चीज़ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है पेज नंबर 19 पे, उसको देख लेते हैं। तो आइए पेज नंबर 19 पे चलता हूँ मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। Mr. X is a supplier selling his own product through the website hosted by him। समझ रहे हैं, यहाँ पे जो सप्लायर हैं मिस्टर एक्स वो अपने ही वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। डज ही फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, हाँ क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में तो आएंगे। वेदर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द TCS ऑन द सप्लाईज
No, he does not require to deduct the TCS. Instead, he required to pay the entire tax. ओके, तो वही यहाँ पे आंसर लिखना रहेगा आपको। इसके बाद से देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी है, वो भी अपने को करना है। तो आइए क्या बोला जा रहा है, इफ मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट वेंडर्स। तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि अगर जो मिस्टर ए डिफरेंट वेंडर से गुड्स परचेज कर रहे हैं एंड इन टर्न मिस्टर ए सेलिंग देम ऑन हिज ओन वेबसाइट अंडर हिज ओन बिलिंग। अब क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए का खुद का वेबसाइट है, अब उस पर अपना खुद का बिलिंग दे करके सेल कर रहे हैं, मतलब कि यही सेलर है, ठीक है। इस टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन द सच सप्लाईज। बताइए, तो टीसीएस तो नहीं लगेगा, इनको पूरे पे टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, देखो फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अभी यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि एक तो ये परचेस कर रहे हैं और दूसरा ये सेल कर रहे हैं, तो परचेस वाले का ये आईटीसी क्लेम करेंगे और ये सेल वाला है उस पर टैक्स पे करेंगे। ओके, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है कि हमको क्वेश्चन नंबर 3 करना है पेज नंबर 29 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं, पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 3, state whether the provision pertaining to the tax collected at source under section 52 of the CGST Act will be applicable if the Phyton Limited sell watches on its own through its own website। तो बताइए, खुद के वेबसाइट पे खुद का वॉच बेच रहे हैं तो नहीं लगेगा टीसीएस, इनको खुद पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है, state whether the provision pertaining to the tax collected at source under section 52 of the CGST Act 2017 will be applicable if ABC Limited, who is dealer of the Royal brand, sell watches through the Flipkart at an electronic commerce operator। तो देखो ये दूसरे की वेबसाइट पे बेच रहे हैं तो यहाँ पे लग जाएगा टीसीएस, तो टीसीएस अप्लीकेबल होगा। ओके, 5वें का आंसर भी एक बार देख लीजिए, लिमिटेड सेल वॉचेस विल बी एप्लीकेबल। ओके, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब तक तो इतने में ही इतना क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट, तो वही मैंने बोला ना कि एजेंट रहेगा तो उसको टीसीएस नहीं काटना पड़ेगा। हैज बीन मैंडेटेड टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स ऑन द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज एट द रेट ऑफ 0.5% या फिर 0.25%, 0.25%। ये आईजीएसटी की बात कर रहा है और ये सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की बात कर रहा है। ओके, where supply made through ECO by the supplier, ठीक है, where ECO collect consideration on the behalf of the supplier, तो ही ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है एक ऐसा ECO है वो क्या करता है, वो भले ही ऑर्डर को फैसिलिटेट करता है, ऑर्डर को प्रोसेस करता है, लेकिन जो पेमेंट है ना इधर से इधर जाता है, तो क्या उस केस में भी अमेजोन को टीसीएस काटना पड़ेगा? नहीं काटना पड़ेगा। जब पेमेंट ऐसा जाएगा देन यहां से यहां जाएगा तो ही टीसीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। तो देखो, इफ द अमाउंट इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द सप्लायर फ्रॉम द रेसिपिएंट देन टीसीएस वुड नॉट अप्लाई, तो उस केस में टीसीएस अप्लाई नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ₹11,800 इंक्लूडिंग जीएसटी 18% थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, by the supplier, the ECO would collect tax at the rate of 0.5% on the value of 10,000, जो 50 रुपये का TCS आ रहा है। Assuming interstate supply, तो जो मैंने आपको पहले बता दिया वही एग्जाम्पल है ये। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, TCS shall be collected on the net turnover। ओके, जो ये देखो ये अमेजोन है और यहाँ पे ये कौन है, ये सप्लायर है जिनका प्रोडक्ट अमेजोन के थ्रू बिक रहा है। तो पूरे महीने में कैसा होता रहेगा, समझ लीजिए कि 1 लाख का सामान बिका और फिर क्या हुआ,
20,000 का रिटर्न भी हुआ। आप देखते ही रहोगे ये इंडस्ट्री में रिटर्न बहुत होता है। तो नेट में तो 80,000 का ही सेल हुआ, तो टीसीएस 80,000 पे आएगा कि 1 लाख पे आएगा? तो बोला जा रहा है 80,000 पे आएगा, नेट टैक्सेबल वैल्यू पे आएगा। ओके, और क्या बोला जा रहा है कि देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टीसीएस। जैसे कि हमने टीडीएस में देखा कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा रहेगा तो ही टीडीएस काटना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिमिट नहीं है टीसीएस काटने के लिए। ओके, इफ इन एनी मंथ देयर इज अ नेगेटिव अमाउंट, ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा मंथ है जहां पे सेल से ज्यादा रिटर्न हो गया है, होता है। देखो ये इंडस्ट्री है ना ई कॉमर्स वाली, वहां पे रिटर्न के केसेस तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाए तो सच अमाउंट शैल बी इग्नोर्ड। तो बोला जा रहा है नेगेटिव अमाउंट आया ना तो ईसीओ को कुछ टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। ओके, इट विल हैव नो इम्पैक्ट इन द करंट या फिर फ्यूचर टैक्स पीरियड। और ऐसा भी नहीं है कि समझ लो कि 20,000 का नेगेटिव आ गया तो अगले महीने में ऐसा नहीं होगा कि 20,000 तक सेल होएगा उस पर टीसीएस नहीं कटेगा, ऐसा नहीं। अगले महीने का अगला हिसाब होगा। जिस महीने में नेगेटिव आया उस महीने में टीसीएस नहीं काटना है, और अगले महीने से फिर से नॉर्मल वे में जो हमने पढ़ाई किया उस हिसाब से टीसीएस कटेगा। ठीक है, नेट टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो प्लस क्या करना है, तो प्लस करना है आपको एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स या फिर एंड और सर्विसेज। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस का जो सप्लाई करना है उसका एग्रीगेट वैल्यू निकालना है, और उसमें से माइनस क्या करना है दोस्तों, तो टैक्सेबल सप्लाई रिटर्न टू द सप्लायर, जो रिटर्न हो गया है वो। ठीक है, अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बाय ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है ना, ऑपरेटर का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये 9 सबसेक्शन 5 क्या है, तो 9 सबसेक्शन 5 जब जीएसटी पढ़ाया था मैंने आपको, वहां पे उसके बारे में बात किया था ना। तो आगे मैं बताता हूँ आपको कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है ना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस की बात करेंगे तो वहां पे आपको समझा देता हूँ ये। ठीक है, देखो आगे क्या बोला जा रहा है, ईसीओ शैल कलेक्ट एंड पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ईसीओ क्या करेगा, जो टीसीएस अमाउंट है वो कलेक्ट करेगा और पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, ये जो ईसीओ है फाइल करेगा जीएसटीआर 8 मंथली बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो ये जीएसटीआर 8 फाइल करेगा, और ये कभी करेगा, तो जो महीना है ना, समझ लीजिए अप्रैल में जितना भी ये टीसीएस काटा रहेगा उसको मई में 10 तारीख तक वो जमा करना पड़ेगा जीएसटीआर 8 फाइल करते टाइम। ओके, और ये जो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है कैन बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर। ठीक है, आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि ये जो टीसीएस कटा है, जैसे टीडीएस भी क्या होता था, सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चले जाता था, वैसे ये भी चले जाएगा। देखो कि ये जो टीसीएस है विच इज मेड अवेलेबल टू द सप्लायर ऑन द पोर्टल एंड द अमाउंट क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर वैलिडेशन। ठीक है, तो जो ये ईसीओ टीसीएस काट करके ये जो सप्लायर्स हैं उनके नाम पे डिपॉजिट किया रहेगा, तो ये जो सप्लायर्स है उनके पोर्टल पे वो दिखता रहेगा, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो वहां पे वो वैलिडेट करके एक्सेप्ट करेंगे तो मिल जाएगा, उसका क्रेडिट उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चले जाएगा। इसके बारे में तुमने कितना बात कर लिया, जब भी मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स वाला टॉपिक पढ़ाया उसमें भी कितना बात किया। ठीक है, आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि ये जो ईसीओ वाले हैं वो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे। ओके, और इनका फॉर्म क्या होएगा, तो 9B होगा, और ये फाइल इनको कभी करना है 31 दिसंबर तक करना है, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। मतलब जो फिनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद जो दिसंबर का महीना आएगा वहां पे इनको जा करके जीएसटीआर 9 फाइल करना है। ओके, और ये जो टाइम पीरियड है 31 ऑफ दिसंबर, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कमिश्नर के थ्रू। ओके, आगे देखो क्या बोला जा रहा है, सप्लायर जीएसटीआर 1 टू बी मैच विद द ईसीओ जीएसटीआर 8। बात भी सही है, ये ईसीओ से जो टीसीएस कटवा रहे हैं, क्यों कटवा रहे हैं, सो दैट ये जो सप्लायर है इन पे लगाम लगाया जा सके। ये जो सप्लायर है ये कुछ धोखाधड़ी ना कर सके, ये ना कर सके कि सेल हुआ है 1 लाख का और बोल रहे हैं कि 50,000 का सेल हुआ है और 50,000 का पे जो जीएसटी बनता है उसको घपला करके बैठ गए, ऐसा तो चलेगा नहीं।
इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि जो ईसीओ ने अपने जीएसटीआर 8 में बताया है कि मैं इतने पे टीसीएस काट करके जमा करा रहा हूं मिस्टर एक्स सप्लायर के लिए, तो जो मिस्टर एक्स जब भी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे उसमें जो उनका सेल दिखेगा वो ईसीओ के जीएसटीआर 8 के सेल से मैच होना मांगता है। ठीक है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ये पूरा प्रोसीजर लाई है कि ये चोरी ना कर सके टैक्स का। समझ गए बात आप? ओके, तो देखो सप्लायर जीएसटीआर 1 टू बी मैच विथ ECO GSTR 8, ओके, एंड इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड, और कुछ डिस्क्रिपेंसी फाउंड होता है, मतलब मिसमैच फाउंड होता है, इट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द बोथ द पार्टी। तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिसर से, जीएसटी के ऑफिसर से, वो दोनों पार्टी को कम्युनिकेट करेंगी, मतलब ईसीओ को भी कम्युनिकेट करेंगी और जो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ है उनको भी कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, रेटिफिकेशन शुड बी डन बाय द सप्लायर ईसीओ। अब क्या होएगा, अगर जो सप्लायर ने गलती किया है तो सप्लायर रेटिफिकेशन करेगा, अगर जो ईसीओ ने गलती किया है तो ईसीओ ने रेटिफिकेशन करना है। ओके, इन द सेम मंथ ऑफ द कम्युनिकेशन, अदरवाइज अभी अगर जो ये लोग नहीं किए तो डिफरेंशियल हायर अमाउंट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर इन द सक्सीडिंग मंथ अलोंग विद 18% इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट टू द पेमेंट डेट। बात समझे? अगर जो ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है, देखो अगर जो ऐसा है कि ईसीओ कर देता है, ईसीओ बोलता है नहीं नहीं मेरे से ही गलती हो गया, इनका जो सेल है ना 50,000 था, 1 लाख नहीं था, मैंने गलती से एडिशनल 50,000 दिखा दिया, तो 50,000 भी कम कर देगा। लेकिन ईसीओ बोलता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, तो अभी जो सप्लायर हैं वो अपने R1 में वो एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 50,000 और उस पर टैक्स पे करेंगे। और ऐसा बोल रहा है कि अगर जो ये टैक्स नहीं पे किए तो जीएसटी के ऑफिसर ही एडिशन कर देंगे 50,000 का। ठीक है, 50,000 का एडिशन करके ये जो सप्लायर है उनसे टैक्स ले लेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी रेटिफिकेशन ऑफ एरर या फिर मिस्टेक के बारे में क्या बोला जा रहा है, देखो, इफ ईसीओ डिस्कवर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑन इट्स ओन नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एनी स्क्रूटिनी, inspection or enforcement proceedings, ratification can be done along with the interest at the rate of 18% per annum। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ईसीओ है ना इससे कुछ गलती हुआ है, तो ये और डिपार्टमेंट सामने से नहीं आई है, तो ये क्या करेंगे, ईसीओ खुद से गलती को रेटिफाई करें। अब ये रेटिफिकेशन में ऐसा हो सकता है कि टैक्स इनको पे करने को आ रहा है, तो जो टैक्स पे करना है इंटरेस्ट के साथ पे करना है, जो टीसीएस रहेगा विथ इंटरेस्ट पे करना है। ओके, अब ये जो टाइम लिमिट है रेटिफिकेशन का वो कब तक है, तो देखो जो एनुअल रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट है वही वाला है। तो देखो ये क्या बोला जा रहा है कि 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, ये दोनों में से जो अर्लियर डेट है तब तक रेटिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जो आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट है वही इधर रेटिफिकेशन का भी टाइम लिमिट है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला जा रहा है, सप्लायर में ऑल्सो मेंशन द स्टॉक इन ईसीओ वेयर हाउस। ऐसा भी हो सकता है कि जो सप्लायर है नॉर्मली ईसीओ के थ्रू सेल कर रहा है चीजें, तो अभी सप्लायर अपना जो गुड्स है ईसीओ के वेयर हाउस में ही स्टोर करके रखा है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा बिजनेस मॉडल चलते हैं ऐसे। तो उस केस में करना क्या है, तो जो सप्लायर है उसको जो ईसीओ का वेबसाइट, जो ईसीओ का वेयर हाउस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखाना है। ठीक है, नो कलेक्शन ऑफ टीसीएस अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 122। ठीक है, जो 10,000 या फिर टीसीएस अमाउंट विच एवर इज हायर। तो अगर जो ईसीओ टीसीएस नहीं कलेक्ट करते हैं जहां पे कलेक्ट करना था, इन दैट केस ईसीओ को पेनल्टी लगेगा, और जो पेनल्टी रहेगा 10,000 या फिर टीसीएस अमाउंट जो उन्होंने नहीं डिडक्ट किया विच एवर इज हायर हो जाएगा। मतलब क्या, गलती करते हैं तो 10,000 का तो फटका आना इनके लिए है ही है, उसके ऊपर आएगा वो एक अलग बात है। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है, नो टीसीएस इन द फॉलोइंग केसेस। ये वो केसेस है जहां पे टीसीएस नहीं लगेगा। तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो क्या क्या रहेगा, देखो ना, नील रेट का सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और ट्रांजैक्शन अंडर विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। तो देखो ना, जो वहां पे था नॉन टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, नील रेटेड है, तो क्योंकि जो सप्लाई पे टैक्स ही नहीं लगा है तो आप टीसीएस काटोगे क्यों। ओके,
दूसरी बात, ऐसे सप्लाई जिस पे आरसीएम लगा है तो जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है या फिर गुड्स है वो पूरा टैक्स पे करेगा। तो आप ईसीओ सप्लायर के लिए टैक्स मत काटो, क्योंकि सप्लायर को पेमेंट ही नहीं करना है यहाँ पे। ओके, आगे पेमेंट मेड टू द अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज विथ टर्नओवर अप टू 20 लाख या फिर 10 लाख, तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर हैं, उनको अगर जो पेमेंट कर रहे हो ईसीओ आप, तो वहाँ पे आप टीसीएस मत काटना। आगे सर्विस कवर्ड अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, जो मैंने आपको बोला ना कि आगे बताऊंगा कि यहाँ पे टीसीएस नहीं एप्लीकेबल होता है। तो देखो हाउस कीपिंग वाला हो गया, देन एकोमोडेशन हो गया, टैक्सी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। तो इस केस में जो ईसीओ रहते हैं वो तो पूरा टैक्स पे कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो ये टीसीएस छोटा सा अमाउंट क्या होता है, ठीक है। तो जहाँ पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 लगता है, हाउस कीपिंग की सर्विस पे, एकोमोडेशन के सर्विस पे, टैक्सी के, रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे 100% जो टैक्स रहता है वो ईसीओ वाले ही भरते हैं। तो क्योंकि जब ये 100% टैक्स भर दिए तो टीसीएस की तो बात ही नहीं आएगी। ओके, आगे देखो क्या बोला जा रहा है। तो ये नॉन एप्लीकेबिलिटी तो आपने देख ही लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज नंबर 29 पे है, आइए भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द एक्चुअल सप्लायर। तो नॉर्मली हाँ कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है जो हमने यहाँ पे पढ़ा। ओके, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। आगे देखो क्या बोला जा रहा है। नोटिस बाय द जीएसटी अथॉरिटी by the officer not below the rank of deputy commissioner requiring ECO to furnish the detail of goods supply of the goods or services or both effected through ECO। okay, detail of the stock maintained by the ECO। तो क्या बोला जा रहा है कि डिप्यूटी कमिश्नर हैं, ओके, या उनसे जो बड़े लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, ईसीओ से डिटेल्स मांग सकते हैं कि आप ये डिटेल दो। क्या डिटेल दो कि आपने क्या गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया है ईसीओ के थ्रू, और साथ ही साथ आपके पास जो स्टॉक्स है, ठीक है, कि जो भी सेलर से जो ईसीओ के थ्रू बेच रहे हैं कितना स्टॉक है, कितना आया ड्यूरिंग द ईयर या फिर ड्यूरिंग द मंथ कितना गया, वो सबका डिटेल दो। तो क्या बोला जा रहा है, अगर जो ऐसा मांग रहे हैं देन ECO shall furnish the required information within 15 days of the date of service of the such notice। तो जब ये नोटिस सर्विस किया गया, जब ये नोटिस इनको दिया गया ECO को, उसके 15 दिन में ये सभी डिटेल दे देना है। अदरवाइज क्या होएगा, फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन पेनल्टी में एक्सटेंड अप टू 25,000। तो इन पे 25,000 पेनल्टी लग सकता है ECO। तो इसीलिए जब ये लोग डेटा मांगे तो आपको ले जा करके देना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेरा डिस्कशन है वो भी खत्म होता है। आइए, एक सम था, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये नहीं किया था तो इसको भी कर लेते हैं, कुछ इसमें अभी दम नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, वेदर द रेट ऑफ टैक्स ऑफ 0.5% नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 52 इज CGST SGST और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ CGST एंड SGST। तो ये क्या बोलता है, ये तो एग्रीगेट रेट है 0.5%, कंबाइंड रेट है CGST SGST का, ठीक है ना, इंडिविजुअल नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि देयर इज नो ओनर्स ऑफ फाइलिंग एनी मंथली एंड द एनुअल रिटर्न बाय द ECO, एग्जामिन द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट बाय द एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट प्रोविजन। तो आप बताओ ऐसा है क्या, नहीं ECO को GSTR 8 फाइल करना पड़ता है मंथली। ओके, जो महीना रहता है उसका महीना खत्म होने के अगले महीने में 10 तक भरना रहता है, TCS का पेमेंट करना रहता है, और साथ ही साथ इनको एनुअल रिटर्न भी तो फाइल करना पड़ता है GSTR 9A, जिसका ड्यू डेट क्या है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। ओके, तो इस तरह से दोस्तों ये जो TDS और TCS का टॉपिक था मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। आपका अभी क्या जवाबदारी बनता है मेरे प्रति, तो आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस बुक से पढ़ाया अगर जो ये बुक चाहिए आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ये बुक आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
थैंक यू।